चलें तो आज पीरियोडिक टेबल के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, कल हमने कुछ 6-7 क्वेश्चन कर लिए थे, आज उसके आगे बात करते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, ये कह रहा है कि नाइट्रोजन ब्रैकेट में उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 7, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन देखें तो उसमें ग्रुप नंबर 15 में ये दोनों आते हैं, नाइट्रोजन ऊपर फॉस्फोरस नीचे। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। अब ये तो हमारा 9th क्लास का जो फंडामेंटल्स हैं वहीं से इसका आंसर आ जाता है कि जिसका एटॉमिक नंबर 7 गिवन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5 होगा और जिसका 15 है उसका 2,8,5 होगा। तो फास्फोरस का 2,8,5, नाइट्रोजन का 2,5 आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देन विच ऑफ दीज टू इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने एक कंसेप्ट सीखा था जिसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। जिसके न्यूक्लियस में कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, हाँ, और जिसका एटॉमिक साइज़ छोटा भी होता है, उसका अपने आउटरमोस्ट शेल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। एक ही ग्रुप है, ग्रुप नंबर 15, ऊपर नाइट्रोजन नीचे फास्फोरस। तो ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो साइज़ बढ़ेगा, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस एक शेल ऐड हो जाएगा तो साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीज। ऐसे में नाइट्रोजन क्योंकि छोटा है, उसका न्यूक्लियस जो सबसे बाहर शेल है उसके काफ़ी पास है, इस वजह से वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बाहर से अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम कहते हैं कि इन दोनों में नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें वाई भी पूछा हुआ है, आपको रीज़न भी बताना है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस एज इट्स एटॉमिक साइज इज स्मॉलर देन फॉस्फोरस, सो द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज मोर इन द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से ज़्यादा करीब होगा, वो ज़्यादा आसानी से बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच पाएगा। How does the tendency to gain electrons change as we move down the group 16 of modern periodic table? Give a suitable reason. ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन का ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर वाला ग्रुप, और ग्रुप 16 हो या कोई भी ग्रुप हो, अगर हम नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल में, एक या दो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आउटरमोस्ट शेल में ऐड करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। यानी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज वाइल वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। वो यही पूछ रहे हैं, हाँ, हाउ डज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज वी मूव down the group 16 of modern periodic table. So in modern periodic table, when we move from top to bottom in a group or group 16, we see that the size of the atoms are increasing, and as a result of that the tendency to gain electron or add electron in the outermost shell becomes lesser. So in this situation oxygen is the most most non-metallic atom. आंसर का लैंग्वेज आप देख लें। इन ग्रुप 16 व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा शेल इन ईच एटम। दिस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल एंड रिलेटिव पावर ऑफ द न्यूक्लियस टू एड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड टू द वैलेंस शेल डिक्रीजेस, सो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन मेथड, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन मेथड। न्यूलैंड सिस्टम कुड नॉट बी सक्सेसफुल आफ्टर एटॉमिक मास 40U, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम के आगे वो सक्सेसफुल नहीं था। हाँ, था क्या न्यूलैंड्स मॉडल? आपको याद होगा कि हमने उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला था। उन्होंने कहा था कि इफ़ द
उस समय 56 एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने कहा था इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, उन्होंने कहा था आफ्टर एवरी 7 एलिमेंट्स द 8th एलिमेंट विल रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये उनका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, और वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अप टू 20 एटॉमिक नंबर यानी 40 एटॉमिक मास तक, 40 U एटॉमिक मास तक, यानी कैल्शियम तक तो ठीक ठीक चलता रहा। जैसे ही उसके आगे स्कैंडियम आया, हाँ, वैसे ही वो सब 21 से लेकर के 30 तक, स्कैंडियम से जिंक तक का जो बीच में एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक पीरियड आया, वैसे ही वो सब डिस्टर्ब हो गया। तो could not work after calcium. He did not left any space for elements which were yet to be discovered. उस समय तक जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनको वो उनके लिए उसने कोई जगह बीच में छोड़ी नहीं थी। वो सोचता था कि देयर आर ओनली 56 एलिमेंट्स फॉर क्लासिफिकेशन। हाँ, ये एक ही बात है ना। ही कंसीडर्ड ओनली 56 एलिमेंट्स फॉर क्लासिफिकेशन, सो ही डिड नॉट लेफ्ट एनी स्पेस फॉर एलिमेंट्स which were yet to be discovered. And he placed the elements with dissimilar properties in the same slot. जैसे कोबाल्ट और निकल को रख दिया हेलोजन के साथ में, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में, या आयरन को रख दिया सल्फर और ऑक्सीजन के साथ में। मैंगनीज था आर्सेनिक के साथ में, जो कि किसी भी तरह से रेलेवेंट नहीं कहा जा सकता। डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ के सब्सटेंसेस को साथ में रख देना वॉज अ लिमिटेशन। मेंडलीव के लिमिटेशन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स्ड। वाई इट वॉज नॉट फिक्स्ड? बिकॉज उन्होंने हाइड्रोजन को रखा था एल्कली मेटल्स के ऊपर, लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ में रखा था, और उनका वहाँ पे रखने का लॉजिक ये था कि उनका जो ऑक्साइड बनाते हैं वो सिमिलर टाइप का बनाते हैं। लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी वाटर, उन सब का आप देखोगे तो फार्मूला एक जैसा है। तो सिमिलर फार्मूला फॉर ऑक्साइड था। हाइड्राइड तो हाइड्रोजन का होता नहीं है कोई। यही बात जब दूसरे लॉजिक से देखी गई कि हाइड्रोजन को अगर हम हेलोजेंस के ऊपर रख दें तो वो भी एक तरह से लॉजिकल है, क्योंकि जिस तरह से वो डायटॉमिक अपना एग्जिस्टेंस है, उनका मॉलिक्यूल डायटॉमिक है, F2Cl2Br2I2, उसी तरह से हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम केमिकल सिमिलैरिटीज़। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, इसके ऊपर क्लियरेंस नहीं मिल पाया। Position of isotopes not fixed as they have different atomic masses। जो isotopes होते हैं वो अलग अलग बेसिकली एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग एटॉमिक मासेस है। तो अब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसको मेंडलीव ने एक जगह दे दी, हाँ, लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम। तीनों के एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। और जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो तो यही कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए। तो अगर हम आइसोटोप्स को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखने लगेंगे तो हर आइसोटोप ऑफ अ सिंगल एलिमेंट को अलग अलग पोजीशन मिल जाएगी, हाँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ही केप्ट द एलिमेंट निकल आफ्टर कोबाल्ट। ठीक है, चलो इसको तो हम उसकी स्ट्रेंथ की जगह ले लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस जो होते हैं उनका एक फिक्स्ड कोई सीक्वेंस नहीं होता बढ़ने का। वो किसी भी प्रोपोर्शन में बढ़ सकते हैं। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास है 23U, मैग्नीशियम का 24U, इन दोनों के बाद एल्यूमिनियम आता है इमीडिएटली आफ्टर दिस, वो 27U है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट वेदर अ न्यू एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर बिटवीन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। हमको कभी नहीं पता कि 24 और 27 के बीच में क्या कोई 25, 26 ऐसा कोई एटॉमिक मास वाला एलिमेंट तो नहीं आ जाएगा।
तो इसका मतलब यूजिंग एटॉमिक मास एज द फंडामेंटल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लासिफिकेशन टेबल और पीरियोडिक टेबल मेक्स इट वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो ये उसकी लिमिटेशन थी। Write down the contributions of the following scientists in brief: डोब्रीनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीफ। आपने एक्चुअली तो यही सीखा हुआ है, न्यूलैंड, मेंडलीफ और न्यूलैंड के बारे में, मेंडलीफ के बारे में, उनके क्या क्या मॉडल थे, डोब्रीनर ने क्या आइडिया दिया, ये सब आपको पता है। हम कई बार क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा लिखने लगते हैं, इसमें पूरा समझाने लगते हैं कि किसने क्या किया। वो कहता है कि राइट डाउन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। हम उनको क्यों याद कर रहे हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्रिसाइसली कम वर्ड्स में वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए इसका आंसर लिखेंगे। तो देखें कि मतलब समझ हमारी क्या होनी चाहिए कि डोब्रीनर को क्या, किस बात का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाए। क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, बट ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिलेटेड द एटॉमिक मासेस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ऐसा पहले कोई नहीं सोचता था कि देयर कैन बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। यही बात जब न्यूलैंड के लिए कही जाए तो ही वॉज द फर्स्ट हु गेव द पीरियोडिसिटी। हाँ, उन्होंने आइडिया दिया कि देयर कैन बी सम रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, इसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who arranged the atoms और elements according to their atomic masses, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस में उनको जमाने का आइडिया भी उनका ही था। हाँ, जिससे कि आगे आने वाले साइंटिस्ट को काफ़ी हेल्प मिली। मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ दिया, उन्होंने पहली सिस्टमैटिक टेबल बनाई जिसको हम एक पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं, और उनकी जो टेबल थी दैट वाज सपोर्टेड बाय अ पीरियोडिक लॉ। ये मेंडलीफ को एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है, उनको कह सकते हैं हम कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि उन्होंने ना सिर्फ क्लासिफाई किया बल्कि उस समय तक जिनका डिस्कवरी नहीं, जिन सब्सटेंसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उन्होंने उसको भी प्रिडिक्ट करके उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख दी। ये भी बता दिया, खाली जगह छोड़ने के बजाय, खाली जगह छोड़ना ही हुआ ये तो, उस समय जो एलिमेंट नहीं थे उनके लिए, वहाँ पर उन्होंने प्रिडिक्ट भी कर दिया कि कौन आएगा। जैसे उन्होंने स्कैंडियम जो उस समय नहीं था उसको एका बोरॉन नाम दिया, गैलियम जो उस समय नहीं था उसको एका एल्यूमिनियम नाम दे दिया, जर्मेनियम जो उस समय नहीं था उसको एका सिलिकॉन नाम दे दिया। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने प्रिडिक्ट भी कर दिए वो एलिमेंट्स जो उस समय तक थे नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जब बाद में वो एक्चुअली ढूंढे गए, डिस्कवर किए गए या सिंथेसाइज किए गए, तो उनकी प्रॉपर्टी वैसी ही मिली जैसी की थी, जैसे कि मेंडलीफ ने बताई थी। तो इनको लैंग्वेज पढ़ लो। डोब्रीनर was the first scientist who related atomic mass with the characteristics of the elements, which gave a new direction of thinking to other scientists who were working upon classification of elements. दूसरा देखो कि न्यूलैंड was the first to give the idea of periodicity. He was the first to arrange the elements in increasing order of atomic masses. ये बात हम कर चुके हैं। मेंडलीफ was the first to give a systematic periodic table based upon the chemical properties of the then known chemicals. उस समय तक जो पता थे उन known chemicals के हिसाब से उन्होंने, he was the first to give a systematic periodic table. तो ना केवल उन्होंने एक सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल बनाई, बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इट वाज एसोसिएटेड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। उन्होंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा कि जो एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप में आए। ये उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। ही कुड इवन प्रिडिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड गेव देम अ पोजीशन इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल बनाई उनके टाइम के हिसाब से। एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट जब नहीं था उस समय, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसी पर बेस्ड है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो काफ़ी चेंजेस के साथ में आ गई है। लेकिन मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल उसके बाद भी इसलिए सक्सेसफुल है कि उस टेबल में बाद में डिस्कवर हुए जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन जैसे, जिनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, वो इनर्ट गैसेस उस समय डिस्कवर इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करते थे।
बाद में जब उनके बारे में पता चला और उनका एक अलग ग्रुप बनाया तो वो ग्रुप मेंडलीव की टेबल को बिना डिस्टर्ब किए उनके साथ में अटैच हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर देखो ये सब चीज़ें तो खैर हम डिस्कस कर चुके हैं, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज और मतलब ये सब जो भी करना था। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस अनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द बेस ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाज एटॉमिक नंबर। जैसे ही एटॉमिक नंबर को हम एज अ फंडामेंटल लेकर के आए पीरियोडिक टेबल का, वैसे ही क्या हो गया, सबसे पहली बात तो ये हुई कि सबके सब जो भी डाउट थे हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके, आइसोटोप्स की पोजीशन को लेके, वो एकदम से ख़त्म हो गए। आइसोटोप्स की पोजीशन को तो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मासेस भले ही अलग अलग हों, सारे आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो ये झगड़ा ही ख़त्म हो गया एकदम। जब हम बात करने लगे हाइड्रोजन की पोजीशन की, तो हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन दे देना और एल्कली मेटल्स के ऊपर अलग बॉक्स में शो कर देना काफ़ी था इस तरह की अनामली को ख़त्म करने के लिए। दूसरा हमने कहा था कि मेंडलीव की लिमिटेशन है कि ही वॉज यूजिंग एटॉमिक मास जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, कि किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर ना हो जाए, और ऐसा हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स के साथ में ज़्यादा होता है। तो एटॉमिक नंबर आते ही ये कन्फ्यूज़न एकदम से ख़त्म हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स हमेशा होल नंबर्स होते हैं और उनके बीच में कभी कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि वो फ्रैक्शन में नहीं होते। तो अगर 1 2 3 4 करके अभी तक 118 एलिमेंट्स लगे हुए हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, तो इसका मतलब अब इनके बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता, जो आएगा वो 118 के आगे आएगा। हाँ, ये बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो भी अनोमलीज थी, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की जो भी अनोमलीज थी, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लियर हो गई। नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के जो ग्रुप है उसमें देखो कि मैग्नीशियम हम बोलते हैं Mg, हाँ, तो उसके जस्ट नीचे है कैल्शियम, उसके जस्ट ऊपर है बेरिलियम। तो ये बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 3 और कैल्शियम 2 3 नहीं 2 2, 2 3 तो बोरॉन की हो जाएगी, और कैल्शियम 2 8 8 2। हाँ, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2। सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी वैलेंसी 2 हैं, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन सेम देंगे। नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। अब आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम में से कुछ भी लिख सकते हो जिनके आउटरमोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। फिर 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये 3 तो आपसे एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि आपने इतना तो टेबल पढ़ा हुआ ही है। बाकी ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन में से भी कुछ लिख सकते हो तो लिख सकते हो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल metals that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of these elements? Lithium, sodium and potassium all belong to the first group of modern periodic table, because they all have one electron और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इन तीनों की सिमिलैरिटी है, इसलिए ये एक जैसा केमिकल रिएक्शन भी करते हैं। Helium is an unreactive gas and neon is a gas of extremely low reactivity. What, if anything, do their atoms have in common? उनके outermost shells are completely filled. उनकी जितनी कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में भी आए हुए हैं, नियॉन में भी आए हुए हैं। यही उनमें सिमिलैरिटी है, दोनों इनर्ट गैसेस हैं। In the modern periodic table, which are the metals among the first 10 elements? तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन से लेकर के और नियॉन तक, फर्स्ट 10 एलिमेंट में
कितने मेटल्स हैं, तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हीलियम मेटल नहीं है, लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, बोरॉन नॉन मतलब मेटलॉइड है, कार्बन से लेकर के फिर आगे सारे नॉन मेटल हैं। तो अभी तक कितने मिल गए, केवल 2 ही मिले, लिथियम और बेरिलियम। फिर और नीचे आ जाओ तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों मेटल है। तो कहाँ तक पूछा हुआ है, फर्स्ट 10 ही पूछा हुआ है। अच्छा, तो फिर हम सोडियम और मैग्नीशियम हटा देंगे। फर्स्ट 10 में केवल 2 ही है, लिथियम और बेरिलियम, ओनली 2। बाय कंसीडरिंग their position in the periodic table, which one of the following element would you expect to have maximum metallic characteristic? अब इनकी relative position आपको पता होना चाहिए। ये देखो, ये बेरिलियम यहाँ पे रख दिया, तो बेरिलियम एक्चुअली यहाँ होता है। हाँ, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, इधर लिथियम और सोडियम, ये है। तो बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक? तो इसमें देखो कौन कौन है। गैलियम, अच्छा गैलियम यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, तो गैलियम को हम लिख देते हैं कि एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे है ना, गैलियम एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे है। जर्मेनियम इज़ अ मेटलॉइड, आर्सेनिक इज़ ऑल्सो अ मेटलॉइड, ठीक है। बेरिलियम उस जगह पे आता है, यहाँ पे बेरिलियम आया, लिथियम इसमें है नहीं। तो और मैग्नीशियम भी इसमें नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली बेरिलियम को अगर हटा दें तो वी आर एक्चुअली वॉचिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप इन विच वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इन सब में लेफ्ट मोस्ट गैलियम है और बेरिलियम से नीचे भी है, तो गैलियम विल बी द मोस्ट मेटालिक बिकॉज इट्स साइज विल बी द ग्रेटेस्ट एंड सबसे ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टीज़ इन सब में यही शो कर सकता है। सो वॉट यू हैव लर्नड, इसको जल्दी से एक बार ब्रश अप कर ले। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। Dubriner grouped the elements into triads and Newlands gave the law of octaves. Mendeleev arranged the elements in increasing order of their atomic masses and according to their chemical properties. Mendeleev even predicted the existence of some yet to be discovered elements on the basis of gaps in his periodic table. Anomalies in arrangement of elements based on increasing atomic mass could be removed when the elements were arranged in order to increasing atomic number, a fundamental property of the element discovered by Henry Moseley. Elements in the modern periodic table are arranged in 18 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods. Elements thus arranged show periodicity of properties, yani a trend of change in the properties including atomic size, valency or combining capacity and metallic and non-metallic characteristics. ठीक है, तो हम अब इसके आगे कल हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। मैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक कुछ स्पेशल क्वेश्चन कल लिखवाऊंगा, उसके बाद हम हेरिडिटी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।